हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस सीरीज को, न्यूमेरिकल सीरीज को कंटिन्यू रखिए। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू दिस। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमारे परमेबिलिटी के कंसेप्ट को खुरेदता है। इस क्वेश्चन से परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ परमेबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करता, बल्कि जो हमारे एक्विफर के कंसेप्ट्स हैं उनको भी डीपली एक्सप्लोर करता है। और एंड में ये भी पूछता है कि जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जिस इक्वेशन से सॉल्व किया, जिस लॉ को यूज करते हुए सॉल्व किया, उसमें क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे परमेबिलिटी के कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर करके जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, पर आसान क्वेश्चन करते रहे उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप कर लोगे। पर मेरा मोटिव ये है कि मैं थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आऊं कि जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े से बिल्ड हों, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी हो, राइट। तो इस क्वेश्चन को जैसे कि हम करते हैं 10 सेकंड के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा। आप पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा हटके है ये, पर अगर सॉल्व कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व हुआ तब मुश्किल को आसान तो मैंने बना ही देना है, वो मैं कर दूंगा। पर पहले आप एक ट्राई देके देखिए, क्या पता सॉल्व हो ही जाए, क्या पता एक मजा सा आ जाए कि यार ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तो अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं। जब भी आप कहीं घूमने गए होंगे, कहीं वैसे ही कार से आपने ट्रेवल किया होगा या ट्रेन से ट्रेवल किया होगा, कैसे भी ट्रेवल किया होगा, आपने देखा होगा कि एक रिवर, जो नदी है, वो साइड में से पास कर रही है, राइट। आप जा रहे हो, ब्रिज बना हुआ, ब्रिज में से आप, ब्रिज के ऊपर से आप पास कर गए और नीचे रिवर बह रही है। उस रिवर को अपने दिमाग में लेके आइए जो आपने देखी थी ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस रिवर को इमेजिन कीजिए, उस सीन को इमेजिन कीजिए जब आपने वो रिवर देखी थी। ठीक है, उसको इमेजिन कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके उस रिवर को इमेजिन कीजिए। ठीक, अब थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके उसको इमेजिन कीजिए और फिर से दोबारा आइए। अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं एक आपके सामने एक इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज्यादा डीपली समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। एक रिवर है, ऐसे रिवर बह रही है मेरी, ठीक है, ऐसे बह रही है अलोंग द लेंथ, उधर से लेके ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है रिवर मेरी, ओके, बह रही है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रिवर से जो ऐसे बह रही है ना, इस रिवर से हम 240 मीटर्स की दूरी पे, ये मेरी रिवर बह रही है, इस रिवर से 240 मीटर्स की दूरी पे हमने खुदाई शुरू की। खुदाई शुरू की जब हमने, तो हम उसको खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। जब खोदते गए तो पता चला कि नीचे एक कन्फाइंड एक्वीफर है। कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर मतलब पानी का एक ऐसा स्रोत जो बिल्कुल जमीन पे हमने कुछ मिट्टी को खोदा तब नहीं मिला। ऊपर तो जो मिट्टी थी वो इम्परवियस मटेरियल की थी, इम्परवियस नेचर की थी, जैसे क्ले हो, प्योर क्ले हो। जो प्योर क्ले है दैट इज इम्परवियस नेचर, तो वो प्योर क्ले थी, इम्परवियस नेचर की थी। तो क्योंकि इम्परवियस नेचर की थी तो ऊपर, तो अगर वाटर होता भी तो हम उसको निकाल नहीं पाते क्योंकि पानी उसमें से फ्लो ही ना कर पाता। इम्परवियस नेचर की क्ले थी, ओके, इम्परवियस मीडियम था।
इम्परवियस मीडियम क्यों होगा, कैसा होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्योर क्ले होगी, चीकनी मिट्टी, इतनी है। ओके, अब इसके नीचे एक ऐसा मीडियम हमको मिला कि जो पानी अपने अंदर कंटेन कर रहा था, पानी अपने अंदर कंटेन कर रहा था, और इसके नीचे भी इम्परवियस मटेरियल था। मतलब इस मीडियम के ऊपर भी इम्परवियस, नीचे भी इम्परवियस। हाँ, बीच में ऐसा मटेरियल है जो परवियस है, जिसके थ्रू पानी फ्लो कर सकता है, उसमें पानी है और फ्लो कर सकता है उसमें से। और पानी इसमें नॉर्मल वाटर नहीं है, अंडर प्रेशर है इसमें पानी। पानी का ये स्रोत है, पानी का एक सोर्स है, और इसमें पानी जो है ये एक प्रेशर के अंडर फ्लो कर रहा है। मतलब जैसे पाइप फ्लो होता है, एक ऐसा पानी का ये स्रोत है कन्फाइंड, कि जिसमें अंडर प्रेशर पानी कंटेन्ड है। जैसे पाइप फ्लो हो रहा हो, उस पाइप फ्लो में से आप पाइप की दीवारों को हटा दो तो ऐसे करके पानी निकलेगा। ऐसे ही इस कन्फाइंड मीडियम की दीवारों को आप हटा दो तो ऐसे करके पानी निकलेगा। और ये हो भी रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे मेरी रिवर फ्लो कर रही है, नदी मेरी फ्लो कर रही है। ऊपर इसके आसपास ग्राउंड तो ऊंचा है ही है, ग्राउंड ऊंचा, ओके, होना भी चाहिए, होता भी है, ग्राउंड इसके आसपास ऊंचा है, रिवर फ्लो कर रही है। ओके, इस रिवर से 240 मीटर्स की दूरी पे मैंने एक ट्रेंच को खोदना शुरू किया। ट्रेंच मतलब एक जैसे कोई पतली सी एक मैं सुरंग खोद रहा हूं। सुरंग एक राइट वर्ड नहीं है इसके लिए। ट्रेंच का मतलब जैसे रिवर होती है, रिवर की विड्थ कम होती है, अलोंग द लेंथ वो ज्यादा होती है। अब मान लो मैं सॉइल ही खोद रहा हूं, ठीक है, ऐसी जैसे रिवर का क्रॉस सेक्शन होता है, वैसे मैं सॉइल को खोद दूं, ठीक है, कहीं पर भी। यहां पर हम ट्रेंच खोद रहे हैं, ट्रेंच का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पर ट्रेंच का इन जनरल मतलब ये होता है कि जैसे रिवर है ना, कि उसकी विड्थ कम है, लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैसे ट्रेंच होती है कि आपने कोई ऐसी खुदाई की कि इसकी विड्थ ठीक ही है, इसके लेंथ के कंपैरेटिवली विड्थ थोड़ी है, उसको हम इन जनरली ट्रेंच कह देते हैं, ठीक है। तो आपने इस रिवर से 240 मीटर की दूरी पर एक ट्रेंच को खोदा, आपने खुदाई शुरू की। खुदाई जब आप करते गए तो आपको पता चला कि ऊपर तो इम्परवियस मीडियम था। हो सकता है आपने पहले सॉइल एक्सप्लोरेशन के कुछ टेस्ट किए हों, पहले कुछ टेस्ट कर लिए हों, उससे आपको पता चल जाए, कैसे भी पता चले, हमें उससे मतलब नहीं है। पर बात यह है कि जब आप खोदते गए, ऊपर इम्परवियस मीडियम था, फिर नीचे कन्फाइंड एक्वीफर मिला। कन्फाइंड एक्वीफर मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी इम्परवियस, नीचे भी इम्परवियस। हाँ, एक ऐसी थिकनेस का एक मीडियम है जिसमें पानी भी है, और पानी नॉर्मल नहीं है, पानी तो है, पर ये पानी अंडर प्रेशर है। नॉर्मल जो ग्राउंड वाटर टेबल वाला होता है वैसा पानी नहीं है, पानी है पर अंडर प्रेशर है ये पानी। जैसे पाइप फ्लो में आपको बताया मैंने, ऐसे पाइप के आप वॉल्स को हटा दो, पाइप की जो आउटर बाउंड्री उसको हटा दो, तो ऐसे करके पानी निकलेगा, क्योंकि उसमें अंडर प्रेशर फ्लो कर रहा है। ऐसे ही इसमें भी अंडर प्रेशर पानी है। तो आप जब खुदाई करते गए 240 मीटर्स की दूरी पर रिवर से, तो पानी अगर इतनी कन्फाइंड मीडियम की थिकनेस है तो इधर तक नहीं रहेगा, अंडर प्रेशर है। आपने ऊपर की सॉइल को हटा दिया तो ऐसे करके ऊपर जाएगा, वो ऊपर उठेगा। ऊपर वाली जो दीवार, उसको ऊपर वाला सॉइल कंटेन करके रख रहा था, उस पानी को उसको हटा दिया, अब पानी ऊपर उठेगा। ऊपर उठना चाहता था, ऐसे 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 हटा दिया, उठ जाएगा, ठीक है, ऐसे उठ जाएगा पानी। तो जब ऐसे पानी उठ जाएगा कन्फाइंड मीडियम से, देखिए साथ साथ में मैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अगर कोई कंसेप्ट होंगे रिगार्डिंग प्रेशर, रिगार्डिंग पाइप फ्लो, वो भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है।
सॉइल मैकेनिक्स के बहाने सॉइल मैकेनिक्स के जो कंसेप्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं वो भी आपके साथ साथ क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर फ्लो क्या होता है, इसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन, एक्चुअल इसकी फीलिंग वो मैं आपको दे रहा हूं, राइट। तो ऊपर सॉइल की लेयर इसको कंटेन करके रख रही थी, उठ रहा था पानी, हटा दिया, अब उठ जाएगा, पानी उठ गया, ओके। पानी अब एक लेवल से ऊपर उठ जाएगा, ओके। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या गया है, उस पे आती है। हमें क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा गया है कि जो ये पानी ऊपर उठ रहा है ना, वो ऊपर, अगर मैं रिवर, इस साइड से रिवर है, इस साइड से रिवर है, मैंने ऊपर हटा दिया, इसको हटा दिया मैंने ऊपर के सॉइल को, तो रिवर तो इधर पानी फेंक ही रही है। सॉइल के थ्रू जो एक मेरे को मीडियम मिला है कन्फाइंड वाला, उसके थ्रू रिवर में जो पानी है वो तो इधर आ ही रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रिवर के थ्रू पानी इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपने इधर 240 मीटर की दूरी पे जो ऊपर मिट्टी थी इसको बांध के रख रही थी कन्फाइंड एक्वीफर को, आपने उसको हटा दिया। अब इसमें आने लग जाएगा, जो आपने एक टनल सी खोद दी उसमें आने लग जाएगा, ट्रेंच में आने लग जाएगा, आने लग जाएगा, और ट्रेंच का पानी ऊपर 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 ऐसे ऊपर उठता रहेगा। और वैसे भी अगर मैं बात करूं कन्फाइंड एक्वीफर की ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो ऐसे पानी को ऊपर उठाएगा, तो वो तो पानी ऊपर उठ रहा है, रिवर से पानी आ रहा है, इधर से पानी उठ रहा है, ओके, ठीक है। पर यहां पे एक बात, क्वेश्चन में एक बात कह दी कि इधर आपने जब ऊपर वाली मिट्टी हटा दी तो ऊपर जो पानी उठेगा उसको आपने लिमिट कर दिया। मान लीजिए पानी इधर तक उठ सकता था, आपने उसको लिमिट कर दिया कि वो इधर तक ही उठे। अगर आप कुछ ना करते तो पानी उठता रहता, रिवर से पानी आता रहता, इधर उठता रहता। पर यहां पे क्वेश्चन में एक कंडीशन कह दी कि रिवर, इधर रिवर है, कन्फाइंड मीडियम, जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। और इधर एक बात कह दी कि आपने ऐसे पानी को विड्रॉ करना है, अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो पानी आता रहेगा, लेवल बढ़ता रहेगा। पर यह कह दिया कि अब आप पानी को साथ में पंप कर रहे हो, पंप लगा के आप उस पानी को बाहर ले जा रहे हो, बाहर ले जा रहे हो। अब एक कंडीशन कह दी क्वेश्चन में कि हाँ, पानी को जब आप बाहर ले जा रहे हो तो ऐसा लेवल मेंटेन करना पानी का, ऐसा लेवल, अगर मैं पंप ना करता तो रिवर में से पानी आके जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें से मूव करता रहता, करता रहता, करता रहता, पानी बढ़ता रहता, बढ़ता रहता। पर अब कह दिया कि इतना नहीं बढ़ाना, इसको इधर ही रखो, इतना नहीं बढ़ाना, इसको इधर ही रखो। जो रिवर है, रिवर में जितना पानी है, जो रिवर का सरफेस है वो इधर है, पानी को इतना ही रखो कि ये 3 मीटर नीचे रहे। ये रिवर वाला पानी है, इस रिवर वाले पानी से 3 मीटर नीचे रहे मेरा। जो ट्रेंच खोद दी ना मैंने, सॉइल खोदी है 240 मीटर की डिस्टेंस पे, वहां जो मैंने सॉइल खोदी है ना, वो उसमें पानी इतना रहे कि जो रिवर का लेवल था उसके 3 मीटर नीचे रहे। किसमें? ट्रेंच में, जो मैंने खोदी है सॉइल में, 3 मीटर नीचे रहे पानी। तो 3 मीटर नीचे इधर पानी रहे। बताओ, ये बताओ कि मैं किस रेट से पंपिंग करूं, पानी को बाहर निकालूं, किस रेट से कि जो मेरा ट्रेंच में लेवल है वो इस रिवर में जो लेवल है इसके 3 मीटर नीचे रहे। ये पूछा गया है। और भी दी गई है इंफॉर्मेशन कि 6 मीटर जो नीचे वाला लेवल है उसके 6 मीटर ऊपर रहे। पर वो हमको काम की नहीं है, वो काम की नहीं है। वो बस इसीलिए काम की है कि आपको इस चीज का आइडिया लग जाए कि हाँ, जो रिवर है वो भी, जो नीचे एक इम्परमिएबल सरफेस आ गई उसके ऊपर है वो रिवर,
ऑफ कोर्स ऊपर होगी होगी, राइट। तो मेनली उसका जो इंफॉर्मेशन का मतलब है वो यही है कि बस एक नीचे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, इतना ही बताने का उसका एक रेलेवेंस है। उसका ज्यादा यूज हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हमारे क्वेश्चन में इस चीज का यूज है कि जो रिवर का लेवल है उससे ट्रेंच में जो लेवल मेंटेन होगा वो 3 मीटर नीचे होगा इससे। अब अगर हम ऐसे पंप ना करें तो ये इधर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसके बराबर आने की कोशिश करेगा रिवर के लेवल की। पर हमने पंपिंग से क्या किया, इसको 3 मीटर नीचे ले गए। ये रिवर का लेवल पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं कि रिवर के लेवल के 3 मीटर नीचे हम ले गए ट्रेंच के लेवल को। अब वो आपको बताना है किस रेट से पंप करें, ठीक है, वो रेट आपने बताना है। तो वो रेट हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद कुछ और भी डिस्कशन करेंगे कि अगर इस रेट से ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा, इस रेट से कम हम पंपिंग करें फिर क्या होगा। उसके बाद डार्सीज लॉ की जो एजम्पशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें परमेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा। तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला अगर यूज होना है तो ऑफ कोर्स डार्सीज लॉ यूज होगा। तो एंड में पूछा गया है कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं जिसमें डार्सीज लॉ वैलिड है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, इसकी 240 मीटर डिस्टेंस पे मैंने खुदाई शुरू की। ऊपर तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन था, हाँ, नीचे जब जाता गया तो एक कन्फाइंड एक्वीफर मिला। कन्फाइंड एक्वीफर पहले ही तैयार है, ऐसे पानी को ऐसे फेंके, वो पहले ही तैयार है। आपने ऊपर वाली सरफेस हटा दी तो पानी ऊपर उठेगा। हमको ये बताना है कि कितने रेट से हम पानी को बाहर निकालें ताकि पानी इतना ही उठ पाए कि वो जो रिवर का लेवल है उसके 3 मीटर नीचे ही रहे, ऊपर ना आ जाए, इस रिवर के लेवल से 3 मीटर नीचे ही रहे, वो आपको बताना है, राइट। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब बात आती है कि वो डिस्चार्ज कितना होगा जो हम कैलकुलेट करें कि इधर से जो हम पानी को पंप करते रहे ताकि रिवर के लेवल से 3 मीटर नीचे ही रहे। इसकी बात करते हैं। अब ये कितना होगा, जितने लेवल से इसमें आ रहा है, रिवर का पानी इसमें आ रहा है कन्फाइंड एक्वीफर के थ्रू, रिवर का पानी ऊपर, ये रिवर है मेरी, ये रिवर के आसपास जो ग्राउंड है दैट इज इम्परमिएबल, हाँ, एक डेप्थ के नीचे जाके फिर वो बन गया कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर मतलब एक ऐसा मीडियम हो गया जिसमें से फ्लो कर सकता है पानी। इसके आसपास जो है सॉइल मेरी दैट इज इम्परमिएबल। ये रिवर है मेरी, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे। इसके आसपास जो सॉइल है, सॉइल ऊपर होगा ऑफ कोर्स, राइट, ऊपर होगा नीचे होगा, रिवर के आसपास सॉइल होगा, मिट्टी होगी, राइट। अब जो सॉइल रिवर के ऊपर नीचे है वो इम्परमिएबल है, उसमें से पानी फ्लो नहीं कर सकता। हाँ, ये बात है कि इस रिवर के नीचे गए, थोड़ा और नीचे गए, अब कन्फाइंड एक्वीफर आ गया, इधर से तो पानी फ्लो नहीं कर सकता था, पर थोड़ा नीचे एक ऐसा मीडियम है कि यहां से पानी फ्लो करते 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 ट्रेंच में आ जाएगा। अब इस ट्रेंच में आ रहा है, ट्रेंच को फिल कर रहा है, ट्रेंच को फिल कर रहा है। अब ये कर रहा है और हम निकाल रहे हैं, ये पानी को फिल कर रहा है, हम पानी को निकाल रहे हैं। तो ये बताना है कि कितना हम पंपिंग रेट करें इसका कि ये लेवल मेंटेन रहे। तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उतने ही डिस्चार्ज, उतना ही आप पंपिंग रेट रखिए कि जो इतना आ रहा है उतना ही आप यहां पे रखिए, ताकि जितना इधर आ रहा है उतना आप निकालते रहिए और लेवल मेंटेन होगा। हाँ, ये है कि जब आप खुदाई शुरू करोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि पानी थोड़ा और ऊपर आ जाए, पर एक बार आपने इतना पंप कर दिया कि रिवर के लेवल से 3 मीटर नीचे वो रह रहा है पानी ट्रेंच में, तो जितना आ रहा है उतना निकालते जाओ, आ रहा है निकालते जाओ, ये आ रहा है आपने निकाला, आ रहा है निकाला,
RA निकाला तो जितना इधर था पानी का लेवल उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें आ रहा था, ये बढ़ा रहा था, पर आपने निकाला तो वो उसको कम कर रहा है, आ रहा है निकाल रहा है। राइट, समझ रहे हो आप? पानी आ रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं, आ रहा है निकाल रहे हैं, बस यही हो रहा है। क्योंकि अगर आप निकालते ना तो पानी का लेवल बढ़ता रहता, अगर कम जितना भी इधर आ रहा है, अगर आप उससे कम रखे पंपिंग रेट को तो पानी का लेवल बढ़ता रहेगा। अगर आप उससे बढ़ा ले, ये जितना आ रहा है उससे ज्यादा रेट से आप पंप कर ले तो पानी का लेवल डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि आ कम रहा है, आप निकाल ज्यादा रहे हो तो पानी नीचे जाने लग जाएगा। पर अगर जितनी रेट से आ रहा है उतनी रेट से निकाल रहे हो तो जितना पानी का लेवल है उतना ही रहेगा। तो पूछा तो ये गया है कि कितने रेट से निकालना है, पर हम ये निकालेंगे कि कितने रेट से आ रहा है, क्योंकि जितने रेट से आ रहा है उतनी रेट से निकालना है। तो चाहे ये पूछा गया कि कितने रेट से निकालना है, हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने रेट से आ रहा है और एंड में ये कह देंगे कि आप इस रेट से निकालिए। अगर आप इस रेट से निकालेंगे तो पानी का लेवल मेंटेन्ड रहेगा। राइट, नाउ अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ूं तो ये कह रहा है ए ट्रेंच इज टू बी एक्सकावेटेड, खोदना 240 मीटर अवे फ्रॉम अ रिवर। ये मेरी रिवर है, दिस इज माय रिवर, राइट। इसकी ये बाउंड्री आप लगा लीजिए। इसके 240 मीटर्स अवे मेरे को एक ट्रेंच खोदनी है, ओके। इसके 240 मीटर्स अवे ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया। ऑफ कोर्स आपको ये चीज ऑफ कोर्स ऑब्वियस लग रही होगी। एंड इन ए कन्फाइंड एक्वीफर 4.5 मीटर थिक, कन्फाइंड एक्वीफर है, इसके आसपास मिट्टी होगी, ओके। ऊपर कोई इंपरवियस मटेरियल होगा, ओके, राइट। इंपरवियस मटेरियल को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि बाकी जो चीजें हमने शो करनी है वो आसानी से शो हो पाए। तो ये इंपरवियस मटेरियल होगा यहां पे। इंपरवियस मटेरियल क्योंकि कहा है कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर मतलब एक ऐसा पानी का स्रोत है कि जिसके ऊपर और नीचे पानी लीक नहीं करेगा। लीक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इंपरवियस मटेरियल होगा। ये इंपरवियस है, ये इंपरवियस, इंपरवियस का थियोरेटिकल मीनिंग ये है, थियोरेटिकल मीनिंग कि पानी इसमें से फ्लो करेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो पानी का फ्लो इतना कम होता है, इतना कम कि हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। वन है, एक नंबर है वन, पर अगर आप उसको 1 करोड़ में ऐड कर दोगे तो उस वन को निग्लेक्ट कर देना। है वन, 1 करोड़ वन बन जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 करोड़ है, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, आप ऐसे मारोगे, नॉट नीडेड। क्यों? 1 करोड़ इज ए वेरी बिग नंबर इन कंपेयर टू 1। फ्लो करेगा इसमें से पानी, पर इसमें से जो फ्लो कर रहा है वो बहुत ज्यादा है जो इसमें से फ्लो कर रहा है उसके कंपैरेटिवली। तो इसको हम कह रहे हैं इम्परवियस, फ्लो ही नहीं कर रहा, ये मान के चल रहे हैं। ये है मेरा कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर, इन ए कन्फाइंड एक्वीफर 4.5 मीटर थिक, दिस इज 4.5 मीटर, ओके। नाउ 240 मीटर अवे, यहां से 240 मीटर के डिस्टेंस पे मेरे को एक ट्रेंच खोदनी है, ओके। द ट्रेंच हैज टू रन पैरेलल टू द रिवर, मतलब रिवर ऐसे जा रही है तो ट्रेंच भी ऐसे ही बनाना। आप ऐसे रिवर, ट्रेंच भी ऐसे, रिवर के पैरेलली ट्रेंच बनानी है, ओके, बना देंगे। अब और बताओ, द ट्रेंच हैज टू रन एंड इज टू बी 300 मीटर लॉन्ग, ओके। 300 इसकी लेंथ दे दी, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया।
क्रॉस सेक्शन में ऑफ कोर्स रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो ट्रेंच भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो ऐसे वाली लेंथ होगी ट्रेंच की, दैट इज 300 मीटर. दिस लेंथ ऑफ ट्रेंच इज 300 मीटर. ओके. नाउ water level in the trench is to be maintained 6 meter above the lower confining layer. लोअर कन्फाइनिंग लेयर 6 मीटर. मेरे को देख लेता हूं, कैमरा तो नहीं हिल गया ये बजने से? नो, इट इज ऑल राइट, अप्रोक्सीमेटली ऑल राइट. सो लेट्स डू इट करेक्ट. यस, नाउ इट इज करेक्ट. ओके, सो now it seems correct. Now we can proceed further. Now the trench has to run parallel to the river and is to be 300. Water level in the trench is to be maintained 6 meter above the lower confining layer. ये इतना मेंटेन करना है कि जो ये लोअर कन्फाइनिंग लेयर है इससे तो 6 मीटर अबव हो और ये 3 मीटर बिलो होना चाहिए वाटर लेवल इन द रिवर. जो ये रिवर है, दिस इज आवर रिवर, इधर से पानी फ्लो करके इधर जा रहा है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे ट्रेंच में जा रहा है. ठीक है, इस 240 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक ट्रेंच खोदी हुई है, ट्रेंच खोदी हुई है मैंने. ओके ओके, ट्रेंच खोद दी मैंने. देन व्हाट, ये ट्रेंच खोद दी मैंने. नो, इसमें क्या है, 3 मीटर बिलो द वाटर लेवल इन द रिवर. वाटर लेवल इसमें 3 मीटर नीचे रखना है. हियर जो ये है, दिस शुड बी 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर. ओके, नाउ एंड 6 मीटर अबव द लोअर कन्फाइनिंग लेयर. इधर से जो ये लोअर कन्फाइनिंग लेयर है इससे 6 मीटर नीचे, 6 मीटर इससे नीचे. ओके, नाउ व्हाट, रिवर का ये आपको ये पता चल गया कि रिवर इससे ऊपर ही होगी, राइट. नाउ द थिंग इज वाटर लेवल in the trench is to be maintained 3 meter below and 6 meter above. Okay, determine the rate at which water should be pumped from the trench. rate का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज. रेट कहीं पर भी इस्तेमाल किया हो वर्ड, उसका मतलब आपको क्या लेना है, डिस्चार्ज. अनटिल एंड अनलेस ABCD ऑप्शंस में कोई यूनिट्स ऐसे नहीं मेंशन्ड, या आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में गेट में कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि इसमें आप अपना आंसर रिपोर्ट कीजिए. अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है डिस्चार्ज. ठीक है, रेट पूछा गया, रेट पूछा गया मीनिंग डिस्चार्ज इज आस्क्ड. रेट इज, यहां पे मैं बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं टू सॉल्व आवर क्वेश्चन. रेट पूछा गया, रेट पूछा गया, रेट मतलब डिस्चार्ज आपसे पूछा गया. डिस्चार्ज आपको निकालना है, कितना डिस्चार्ज, कितना आपको डिस्चार्ज इधर से पंप आउट करोगे, राइट, वो आपको निकालना है. वो मैंने समझा दिया आपको. आगे क्या, डिटरमिन इफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्विफर इज 4.5 मीटर पर डे. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, अब के जो हमारा परमेबिलिटी का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कह देते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक मतलब समथिंग रिलेटेड विद वाटर. कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल में कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से बिजली फ्लो कर पा रही है. हमारे केस में हाइड्रोलिक अगर लगा दिया मतलब पानी कितनी आसानी से फ्लो कर पा रहा है. परमेबिलिटी यही आपको बताता होता है कि कितनी आसानी से फ्लो कर पा रहा है पानी. अगर परमेबिलिटी ज्यादा है तो मतलब आसानी से उस मीडियम के थ्रू पानी फ्लो कर पाएगा. परमेबिलिटी कम है मतलब पानी को फ्लो करने में दिक्कत होगी. तो जो इम्परवियस मीडियम होते हैं हमारे, उसमें अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं देन permeability will be zero. Theoretically
प्रैक्टिकली बात करूं, प्रैक्टिकली मतलब ये होगा कि ये क्ले है, क्ले की परमेबिलिटी इज जनरली लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा इम्परवियस का, उस हिसाब से परमेबिलिटी की क्या क्या वैल्यू वेरी करेगी, राइट। नाउ अब हम हमारे क्वेश्चन पे चले। इफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्वीफर इज 4.5 मीटर पर डे, ये है 4.5 मीटर पर डे, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वैल्यू मतलब परमेबिलिटी की वैल्यू 4.5 मीटर पर डे दी हुई है। ओके, नाउ assume that there is no contribution to flow from the land side of the trench। मतलब क्या कहा गया है, जब हम ट्रेंच को खोदेंगे, मिट्टी खोदेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना कि अच्छा यहां पे मिट्टी खोदनी है, इतनी विड्थ खोदनी है, इतनी गहरी खोदनी है, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो थोड़ा आसपास वाला सॉइल भी खोदना पड़ेगा, ठीक है। आसपास वाला सॉइल खोदोगे, जब आसपास वाला सॉइल खोदा तो उसमें से भी जो आपने इम्परवियस मीडियम हटा दिया तो पानी ऊपर फ्लो करेगा, पानी ऊपर फ्लो करेगा तो साइड वाले में से पानी फ्लो करके इधर आने की कोशिश करेगा। आप दीवारें लगाओगे, शीट पाइल वॉल लगाओगे, जो भी हो सकता लगाओगे ताकि साइड वाला पानी इधर ना आए, ठीक है। साइड वाला पानी इसमें अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू बात करूं तो कहा गया है नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो फ्रॉम द लैंड साइड ऑफ द ट्रेंच। इसको हम टेक्निकली ये कह सकते हैं लैंड साइड ऑफ द ट्रेंच। ये ट्रेंच खोदा है हमने, इसकी जो साइड वाला हिस्सा है वो लैंड साइड है, ठीक है। बारिश हो गई, बारिश की वजह से भी हो सकता है पानी अंदर फ्लो कर जाए। अगर प्रैक्टिकली ये देखूं कि खोदना साइड वाला भी खोदना पड़ेगा तो उसमें से भी पानी निकल के इधर आएगा। प्रैक्टिकली आप उसका ये करोगे कि आप दीवारें बना दोगे साइड पे, शीट पाइल वॉल बना दोगे, और भी टेम्परेरी जो भी आपसे हो पाएगा वो करोगे ताकि साइड वाला पानी इधर ना आए, ठीक है। वो कह दिया कि एज्यूम कर लो कि लैंड साइड ऑफ द ट्रेंच में से कोई पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर लैंड साइड ऑफ द ट्रेंच में से मतलब ट्रेंच के आजू बाजू से पानी ट्रेंच में गिरने लग गया तो आपको विड्रॉ करने का रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। पर हम ये कैसे फिर डिसाइड कर पाए, जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कितना साइड में से पानी अंदर जा रहा है। तो कह दिया कि उसको इग्नोर ही कर दो, कि जो उसकी लैंड साइड है उसमें से पानी जा ही नहीं रहा ट्रेंच के अंदर, इग्नोर कर दो। तो ओके, वैसे भी जो हमको डेटा दिया है, जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा कुछ है तो उसको तो हम निगलेक्ट करके ही चलेंगे। पता ही था, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, बढ़िया बात है। ना मेंशन करते तब भी इग्नोर करते, अब तो डेफिनेटली इग्नोर करना ही करना है। नाउ एंड में क्या दिया, स्टेट द कंडीशन व्हेन दिस अजम्पशन कैन बी वैलिड। वो हम डार्सीज लॉ की अजम्पशंस आगे अभी करेंगे इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके। नाउ मैंने इसको समझाने में आपको टाइम लगाया है, बट इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया है। अब ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ रेट पूछा मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्यू, डिस्चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्यू का इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, के आई ए, तो लगा दो के आई ए। परमेबिलिटी दिस इज ग्रेडियंट, राइट, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह देते हैं हम इसको, एंड दिस इज एरिया जिसमें से पानी फ्लो कर पा रहा है। सो दैट इज इट। अब Q इक्वल टू के है ये, अब K ये आपको दिया हुआ है, I क्या होगा, I आपको निकालना है, I आप ऐसे निकाल सकते हो, I विल बी इक्वल टू, I क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ऊपर हेड लॉस लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लेंथ लिखते हैं कि कितना हेड लॉस हुआ दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ हुई जो पानी को ट्रेवल करनी पड़ी वो हेड लॉस कराने में। ये हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखते हैं। तो देखिए यहां हेड लॉस देखना है, कितना हेड का लॉस हुआ। यहां पे जो भी हेड है और यहां पे जो भी हेड है
हाँ, थियोरेटिकली आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हो कि हाँ ये इम्परवियस मीडियम होगा, ओके। तो यहां से 6 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर ये है, ओके। 9 मीटर दिस, 6 मीटर दिस, हेड लॉस 9 मीटर माइनस 6 मीटर इक्वल टू 3 मीटर, तो हेड लॉस विल बी इक्वल टू 3 मीटर। पर ये करने की जरूरत ही क्या है? हेड लॉस में आपको देखना होता है कि यहां पे जो पानी का लेवल है और यहां पे पानी का लेवल है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये मेनली आपको देखना है। क्योंकि अब जब आपने ऊपर वाली मिट्टी हटा दी तो पानी इंडिपेंडेंट है मूव करने के लिए। हाँ, अगर इधर आप देखते तो आपको इसका प्रेशर हेड भी देखना पड़ता, प्रेशर हेड देख के, एलिवेशन हेड देख के आप टोटल हेड कैलकुलेट करते। पर जब आपने यहां से मिट्टी हटा दी तो पानी इंडिपेंडेंटली ऊपर मूव कर जाएगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो पानी आजादी से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। यहां पे इंडिपेंडेंटली अपना ये लेवल मेंटेन कर रहा है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, राइट। तो अब यहां से यहां जाने में इतना पानी ने अपना हेड लूज कर दिया, हेड लॉस हो गया। ये इतना हेड था, करते 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 इतना ही रह गया, इतना इसने लूज कर दिया। तो चाहे 6 मीटर आपको पता होता ना होता, बस अगर आपको ये 3 मीटर का पता है कि ये नीचे इधर हमारा पानी कितना नीचे है, दिस ट्रायंगल, दिस वाटर ट्रायंगल, ये कितना नीचे है इस वाटर के ट्रायंगल से, तो आपको पता चल जाता। वाटर को हम, वाटर टेबल को या वाटर का क्या लेवल है उसको हम ट्रायंगल से, इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका लेवल इससे 3 मीटर नीचे, तो हेड लॉस हो गया 3, ओके, हेड लॉस 3। अब ये हेड लॉस कराने में पानी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? पानी ने कहां से डिस्टेंस अपना वो ट्रेवल किया है? इसमें से, जो ये मीडियम है मेरा, ये मीडियम है, इसमें से पानी मेरा फ्लो किया। जो हेड लॉस हुआ इस मीडियम में से हुआ। तो हेड लॉस 3 मीटर हुआ, पर उस हेड लॉस 3 मीटर को कराने में पानी को इधर से इधर आना पड़ा, 240 मीटर का डिस्टेंस पानी को ट्रेवल करना पड़ा। इधर पानी इतना था, इधर से ट्रेवल करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, और एंड में यहां पे 3 मीटर का हेड लॉस आ गया। तो ये 3 मीटर का हेड लॉस कराने में पानी को 240 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। सो आई इज 3/240। यहां पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं जो दिए थे, यहां पे मैं कोई यूनिट्स नहीं लिखूंगा। यूनिट्स का ध्यान आप कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, जो मर्जी पेपर दे रहे हो, उसमें यूनिट्स का बहुत बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यूनिट्स का आपने नहीं ध्यान रखा, यू आर गॉन। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, फिर क्या दोगे, सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन आता था, सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। होना ही था। इंपॉर्टेंट चीज को निग्लेक्ट करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको निग्लेक्ट करोगे, एक भी क्वांटिटी की यूनिट को निग्लेक्ट किया तो क्वेश्चन ऐसे गलत। यूनिट्स निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। सो आई 3/240 इसकी यूनिट्स में लिखूंगा ही नहीं, क्यों? होती नहीं इसकी यूनिट्स, इट इज ए डायमेंशनलेस टर्म, तो मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस यूनिट में आप हेड लॉस लिख रहे हो उसी यूनिट में आपको लेंथ लिखनी पड़ेगी। जब भी आप रेशियोज की बात कर रहे हो जिनके यूनिट्स नहीं होते, उसमें आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो यूनिट ऊपर वो ही यूनिट नीचे, तभी वो कैंसिल होके यूनिटलेस टर्म बन रही है। गलती मत कर देना। मान लीजिए हेड लॉस बहुत कम है, वो सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ ज्यादा है तो वो मीटर में गिवन है। हेड लॉस सेंटीमीटर में रख दिया, लेंथ मीटर में रख दिया, क्वेश्चन गलत। यूनिट्स कन्वर्ट करके फिर वैल्यू रखनी थी, तो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे गलत नहीं करना आपको। आई आ गया आपका 3/240, 3 मीटर हेड लॉस, 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई आ गया। एरिया क्या होगा आपका? दिस एरिया जिसमें से पानी ट्रेवल कर रहा है। पानी कैसे ट्रेवल कर रहा है? इधर, ये वाला पानी ट्रेवल कर रहा है, दिस। अब जो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है,
इसके लिए एरिया अगर मेरे को कंसिडर करना है तो कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा। दिस इनटू द बोर्ड जो जा रहा है एरिया, ये वाला एरिया। ये एरिया क्या होगा? ये एरिया क्या होगा? जो ये लेंथ है, लेंथ किस लेंथ के थ्रू ये जा रहा है? कौन सी लेंथ है ये? कौन सी लेंथ है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है? कौन सी लेंथ है? वही लेंथ जो ट्रेंच की लेंथ है। जो ट्रेंच की लेंथ है उसमें से इधर भी जितनी भी आपने ऐसे ट्रेंच की लेंथ रखी हुई है, इधर जितनी भी ट्रेंच की लेंथ रखी हुई है उतने डिस्टेंस में पानी आता रहेगा। ऐसे इधर आता रहेगा, इधर ऐसे आता रहेगा। जो भी ये ट्रेंच की लेंथ है ऐसे पानी फ्लो करता रहेगा। जो भी ट्रेंच की लेंथ है, तो जो भी ऐसे ट्रेंच की लेंथ है, ये राइट, ये वाला एरिया हो गया आपका। ऐसे राइट, ऐसे पानी फ्लो कर रहा है तो आपका ये वाला एरिया हो गया। ये वाला एरिया तो ये वाला एरिया अगर आपको लिखना है तो दिस राइट, दिस एरिया, ये ऐसे, ये मेरा टैब है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है। ये ऐसे जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया हो गया, ये टैब का एरिया। अब इस टैब के एरिया को अगर निकालना है तो आपको ऐसे बताऊं तो ये क्या थी? इनटू द बोर्ड क्या जा रही थी? इसकी लेंथ वो कितनी है? 300 मीटर। और ये जो ऐसे मूव कर रहा है इनटू इसकी थिकनेस जिसमें से मूव कर रहा है, किसमें से मूव कर रहा है? कन्फाइंड एक्वीफर। दैट इज कितनी है? दैट इज 4.5 मीटर। दिस इज 4.5 मीटर। मेरा वाटर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, ये टैब है, ऐसे कर रहा है टैब। दिस इज माई लेंथ। टैब को ऐसे करके दिखाऊं तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज इट्स डेप्थ और थिकनेस। तो मतलब जितनी लेंथ ऑफ द ट्रेंच है और जितनी थिकनेस ऑफ द कन्फाइंड एक्वीफर है वो मेरा एरिया बन जाएगा। एरिया विल बी लेंथ 300 इंटू 4.5। दोनों मीटर में है, इसलिए एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, नाउ एरिया भी आ गया, के आ गया, आई आ गया, एरिया आ गया। तो अब डिस्चार्ज निकल जाएगा। डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू माई कैलकुलेटर, वो पड़ा कैलकुलेटर मेरा। आई कैन नाउ कैलकुलेट। तो दिस विल बी K 4.5 into I is 3/240 into area 300 into 4.5. This is 75.9375। एग्जैक्ट ही लिख दूंगा मैं इसको क्योंकि ये एग्जैक्ट 4 डेसिमल तक आ ही रहा है तो लिख दूंगा। आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हो, इट्स ऑल राइट। यहां पर यूनिट्स लिखने की जगह नहीं बची। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इधर लिख देता हूं ताकि मैं यूनिट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। यूनिट्स के साथ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हियर आई कैन राइट इट, Q इक्वल टू 75.9375 आई गेस, यस 75.9375 मीटर। अब यूनिट्स, ये मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, आई के कोई यूनिट्स नहीं। सो मीटर अगर मैं ऊपर देख रहा हूं, सो न्यूमरेटर मीटर इंटू नथिंग इंटू मीटर स्क्वायर, सो मीटर क्यूब आ गया। ये मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे यहां पे पर डे है, यहां पे कुछ नहीं, तो नीचे पर डे। ये मेरा आंसर आ गया। इतने रेट से 75.9375 मीटर क्यूब पर डे, इस रेट से मैं पानी को निकालता रहूं तो ये लेवल मेंटेन रहेगा। क्या लेवल? 3 मीटर नीचे रिवर से मेंटेन रहेगा। हाँ, ऊपर से जो नीचे इंपरवियस मीडियम है, ये इधर 6 मीटर है नीचे से। इंपरवियस मीडियम का जो बॉटम है
6 मीटर है, ओके रहेगा, ओके। वो नेचुरल जो कंडीशंस है ग्राउंड पे साइड पे वो रहेगा, ओके। पर हाँ, जो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया है वो ये है कि 3 मीटर रिवर के लेवल से 3 मीटर नीचे रहेगा। ये मेरी काम की थी, ये 6 मीटर इतनी काम की नहीं थी मेरी, राइट। तो 75 इस डिस्चार्ज से, इस रेट से पानी को बाहर निकालूंगा तो इतना लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इससे ज्यादा रेट कर दिया तो पानी का लेवल नीचे जाने लग जाएगा, अगर इसे कम कर दिया तो पानी बढ़ने लग जाएगा। तो आ ज्यादा रहा, निकाल कम रहे हो तो ऊपर बढ़ता रहेगा, ज्यादा कर दिया तो आ इतना रहा, निकाल ज्यादा रहे हो तो पानी नीचे जाने लग जाएगा। पर अगर इतनी ही ये ही लेवल रखना है तो जितना आ रहा है इतना आ रहा है, इसी लेवल से निकालते जाओ। तो निकाला तो हमने ये है कि आ कितना रहा है, पर साथ में ये भी निकल गया कि कितना पंप करना पड़ेगा। हमने निकाला आने वाला और आंसर निकल गया जाने वाला। सो विद दिस आर क्वेश्चन मेनली न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को अब हम डिस्कस करते हैं। मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं एंड देन वी विल डिस्कस आर थ्योरेटिकल पार्ट। तो अब हम एजम्पशंस डिस्कस करेंगे जो इसमें एप्लीकेबल थी। किसमें? डार्सीज लॉ में, जिसको हमने यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला है V इक्वल टू के आई और Q इक्वल टू के आई ए, दिस इज बेस्ड ऑन डार्सीज लॉ। उस डार्सीज लॉ में कौन कौन सी एजम्पशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया था। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे एनहेंस कर सकते हैं कि एग्जामिनर की सीधी इस बात पे जगह जो उसकी निगाह वो जाए कि यार इसको सारे सारे कंसेप्ट आते हैं, सीधी निगाह उसकी इस चीज पे जानी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसको आती हैं, उसके दिमाग में ये परसेप्शन बनी चाहिए। आती है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको आती है। राइट नाउ assumptions in Darcy's law, right? assumptions in Darcy's law, जो ये लॉ है जिससे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसमें कौन कौन सी assumptions है। पहली assumption, first assumption is soil, वो कौन सा soil? इसमें ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कन्फाइंड एक्वीफर, जिसमें से पानी फ्लो किया है, कन्फाइंड एक्वीफर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि हाँ ये थोड़ा सा और डीपली चीजों को समझ रहा है। सॉइल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। अब यहां पे होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं अलग पेन से अंडरलाइन कर दूंगा। आपने जब अपना एग्जाम देना है, आप ब्लू पेन से लिख रहे होगे, रेड पेन से एग्जामिनर चेक करेगा तो आप ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दोगे। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है 1, आप ये ब्लू पेन से लिखोगे, और जो मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से अंडरलाइन किया है, आप अपने पेपर में ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन कर दोगे। इसको अंडरलाइन जब आपने कर दिया तो एग्जामिनर की सीधी इस बात पे निगाह गई कि हाँ इसने होमोजेनस और आइसोट्रोपिक की पॉइंट को इंक्लूड किया है, तो उसको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा उसने यहां पे टिक मार देनी है कि हाँ इसको आता है। उसका आपने टाइम बचा दिया, उसकी एनर्जी बचा दी, तो अब वो आपसे थोड़ा खुश हो गया। राइट नाउ सॉइल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। इसका क्या मतलब बना? होमोजेनस का ये मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं,
सिर्फ इस डायरेक्शन की जो ये उंगली का डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कहीं पर भी इधर 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 कहीं पर भी मैं अपने सॉइल की प्रॉपर्टी को देख लूं, कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, वो सेम रहेगी। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। आप ये भी ले सकते हो, ये कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो आप, पर एक बार जो आपने डायरेक्शन ले ली ये, तो इस डायरेक्शन में कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी देख लो सॉइल की, वो वही रहेगी। इस डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो देन ऑल्सो यहां कहीं पर भी देख रहे हो सेम रहेगी, सेम प्रॉपर्टी, पर डायरेक्शन यही होनी चाहिए। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर वही प्रॉपर्टी, यहां पर सेम प्रॉपर्टी। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पर ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में यहां पर सेम प्रॉपर्टी। ये मतलब होता है होमोजेनस का। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अब मैंने यहां इधर उधर भागना नहीं है, एक पॉइंट पे मैंने अपना ध्यान कंसेंट्रेट कर लिया, इस पॉइंट पे अब डायरेक्शन में करूंगा, इस डायरेक्शन में, इसी किसी भी डायरेक्शन में बात करूं मैं, किसी भी डायरेक्शन में, यहां किसी भी डायरेक्शन में बात कर लूं मैं, मेरी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। होमोजीनियस का मतलब था कि आपने डायरेक्शन कांस्टेंट ले ली, डायरेक्शन आपने कांस्टेंट ले ली, अब इस डायरेक्शन के साथ आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी देखो सेम रहेगी। आइसोट्रोपिक का मतलब कि आपने एक जगह अपनी निर्धारित कर ली कि ये जगह आपने नाप ली कि ये जगह इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में देखो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी। होमोजेनियस जब देख रहे हैं तब डायरेक्शन को कांस्टेंट मान के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देख लिया, कांस्टेंट है प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक जब देख रहे हैं तब विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सेम ले रही है। होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, जब आपने कह दिया होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, तब इसका यह मतलब बना कि कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी देखोगे वो वही रहेगी। इस पॉइंट में यहां प्रॉपर्टी देखी वो है, सेम है, और यहां इसी पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे देखी थी, अब इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी देख रहा हूं सेम रह रही है। आप तीसरा पॉइंट ये ले सकते हो, उस पे भी हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कांस्टेंट। तो होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक जब हमने कह दिया तो इसका ये मतलब बना कि कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी देखो वो प्रॉपर्टी वो ही रहेगी, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम रह रही है वो प्रॉपर्टी। ये मतलब होता है होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक का। तो हमारा सॉइल, स्पेशली हम कन्फाइंड एक्वीफर की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें से पानी फ्लो हुआ था, तो वो सॉइल जो है हमारा, वो मिट्टी जो है, दैट इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। ये हमने कह दिया, ओके। ये आपको पता चल गया कि कैसे आपने अपना आंसर लिखना है एक कन्वेंशनल स्टाइल पेपर में। नाउ ये कर लिया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम कह देंगे फ्लो, या फ्लो कहने की जगह पे मैं अपना सेंटेंस उसी टेक्निकल पॉइंट से ही शुरू करता हूं। स्टेडी स्टेट फ्लो एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, जैसे मर्जी आप कह लो, इन मीडियम। अब जब आपने ये कह दिया तो स्टेडी स्टेट लिख दिया। अब स्टेडी स्टेट फ्लो कह रहे हो, स्टेडी स्टेट को आपने कर दिया अंडरलाइन, क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, यहां पे टेक्निकल वर्ड आ गया, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर की सीधी इस पे निगाह गई, इस पे नजर गई, सीधा उसने टिक मार्क कर दिया, ओके इसको आता है। पूरा पॉइंट पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है, उसने सीधा ये देखा, ओके। एनर्जी बचा दी उसकी आपने, जल्दी जल्दी वो पेपर आपका चेक कर रहा है, खुश हो गया आपसे, अब आपको थोड़े नंबर एक्स्ट्रा दे के खुश होगा। नाउ स्टेडी स्टेट फ्लो एग्जिस्ट इन मीडियम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ मेरी कंडीशन चेंज नहीं कर रही, टाइम के साथ जो अभी प्रॉपर्टी है, जो अभी वाटर लेवल है, जो भी है उतना ही रह रहा है। अभी देख रहा हूं 10 बज रहे हैं उतना, 11 बजे उतना, 12 बजे उतना, 1 बजे उतना, अगले दिन 10 बजे उतना,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम 10, 11, 12, 2 जितने मर्जी बच जाएं वो ही रहेगा, कोई चेंज आएगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है स्टेडी स्टेट फ्लो का मतलब। तो सेकंड पॉइंट हो गया स्टेडी स्टेट फ्लो एग्जिस्ट इन मीडियम, हमारे मीडियम में स्टेडी स्टेट फ्लो है। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आप लिखोगे दैट इज फ्लो और सॉइल। ये वाला पॉइंट हम पहले लिखते हैं। सॉइल इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिख के आपको अपने ब्लैक पेन से, मेरे वाले केस में रेड है, आपको अपने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है इसको, सैचुरेटेड। सीधा एग्जामिनर की सैचुरेट पे निगाह गई, टिक। सैचुरेटेड का आपको मतलब पता ही है कि सॉइल में हवा ना हो, सॉइल के जितने भी वर्ड्स हैं पानी से भरे हो। हमें एयर क्यों कहते हैं कि सॉइल में एयर है? एक्चुअली एयर नहीं, एयर होती है वो, पर एक्चुअली वो पोर्शन होता है वर्ड्स का जो पानी से भरा नहीं है। पानी से भरा नहीं है, कुछ और है नहीं, हवा तो होगी, कुछ और हो ना हो, हवा तो होगी, तो कह देते एयर है। एक्चुअली उसका ये मतलब है कि इसमें अभी पानी नहीं है। जब आपने कह दिया सॉइल इज सैचुरेटेड, मतलब अब उसमें जो भी वर्ड्स हैं वो पानी से फिल्ड है। अगर ना होती तो जब हमारा जो रिवर से फ्लो करने लग जाता ट्रंच की तरफ पानी, तो वो जो पानी है वो पहले जो वर्ड्स खाली जगह हैं जो पानी से नहीं भरी हुई उनको फिल करने में लग जाता, और जो हमने डिस्चार्ज निकाला वो होता ही नहीं। तो सॉइल इज सैचुरेटेड, हमारा जो पानी फ्लो कर रहा है रिवर से ट्रंच की तरफ, वो वर्ड्स में खाली जगह को फिल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो सीधा फ्लो कर रहा है और ट्रंच को भर रहा है। राइट, सॉइल इज सैचुरेटेड। वाटर कंटेंट ऐसा कि उसमें कोई भी एयर ना हो, सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। नो, फोर्थ पॉइंट, लैमिनार फ्लो कंडीशंस एग्जिस्ट, या फ्लो, this will be better, flow through the soil is laminar. Soil is laminar. ये लिखा आपने, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है राइनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1। लैमिनार फ्लो का आपको मतलब पता ही है कि जब पानी फ्लो कर रहा हो, लैमिनार मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स की टर्म है, पानी फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली लेयर्स फ्लो कर रही हैं, स्मूथली लेयर्स फ्लो कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। पानी फ्लो कर रहा है, स्मूथली एक दूसरे के ऊपर लेयर्स फ्लो कर रही हैं। जो पार्टिकल्स हैं लेयर्स में इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही, आराम से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मूव कर रही है, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर आराम से स्मूथली एक दूसरे के ऊपर सारी लेयर्स मूव कर रही है। ये मतलब होता है लैमिनार फ्लो का, राइट। और लैमिनार फ्लो हमारे सॉइल के केस में एक कंडीशन है कि वो तभी होता है जब रायनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1। इसलिए ग्रेवल्स में हमारा ये जो डार्सीज लॉ है ये लग नहीं पाता, क्योंकि उसमें रायनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 नहीं रहता, तेज हो जाता है वहां पे फ्लो, तो मिक्स होने लग जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ग्रेवल्स में वो लग नहीं पाता, राइट, हमारा जो डार्सीज लॉ है। तो फ्लो थ्रू द सॉइल इज लैमिनार। लैमिनार एक टेक्निकल टर्म आ गई, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर की सीधा लैमिनार पे निगाह गई, नजर गई उसकी, टिक मार्क, ओके, फुल मार्क्स। नो, मैंने आपको बता दिया कि रायनॉल्ड नंबर हमारे सॉइल के केस में लैमिनार फ्लो के लिए लेस देन 1 होता है, वो आपने मेंशन कर दिया। तो एक एक्स्ट्रा एग्जामिनर के माइंड में आपकी तरफ इमेज चली गई कि हाँ, इसको ये पता है कि लैमिनार फ्लो होना चाहिए अगर डार्सीज लॉ लगाना है, पर हाँ, इसको ये भी पता है कि लैमिनार फ्लो हमारे सॉइल में तभी एग्जिस्ट करता है जब रायनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो।
तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इमेज बन गई आपकी, राइट। जब आपने ब्रैकेट में राइनो नंबर लेस देन 1 कर दिया तो वो एक्स्ट्रा इंप्रेस हो गया आपसे। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये तो आपको लिखने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो मेंशन करने ही करने हैं, ये तो मस्ट है, करने ही करने हैं। इसमें से एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दो, करने ही करने हैं ये 4 तो। हाँ, इसके अलावा 2 पॉइंट ऐसे और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, वो अगर आप लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। वो कौन से, इधर भी छोड़ दोगे देन ऑल्सो इट्स करेक्ट, पर 2 और पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दो देन इट्स बेटर। 5th पॉइंट, दैट इज soil solids and pore fluid is incompressible। मतलब ये दब नहीं सकते, मतलब अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं, इनकम्प्रेसिबल देसी भाषा में बताऊं, ये दब नहीं सकते, राइट। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो इसका ये मतलब होता है कि इनकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इनकम्प्रेसिबल को आपने अपने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। सॉइल सॉलिड्स एंड पोर फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल। पोर फ्लूइड हमारे केस में क्या है, वाटर। सॉइल सॉलिड्स मतलब जो हमारे सॉलिड्स हैं, मतलब हमारी वाटर की डेंसिटी और सॉलिड्स की जो डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी मेनली जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे रिप्रेजेंट की जाती है, राइट। उससे रिप्रेजेंट अगर बेटर वे में रिप्रेजेंट करनी हो, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स गामा एस होती है प्रॉपर टर्म टू रिप्रेजेंट डेंसिटी, राइट, डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। पर जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए बेटर टर्म उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर यहां पे इसका ये मतलब बना कि सॉइल सॉलिड्स एंड पोर, मतलब जो हमारे सॉलिड्स हैं और हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है। ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली होती भी है, राइट, दिस इज प्रैक्टिकली सीन। ये ऐसा नहीं कि हमने जो थ्योरेटिकल एजम्पशन मान ली वो मान ली, वैसे नहीं, ये प्रैक्टिकली होता भी है। इसीलिए बहुत बार इस एजम्पशन को नहीं भी लिखते क्योंकि ये एजम्पशन कम और रियलिटी ज्यादा है। बहुत ही कम चांस ऐसा होगा कि इनमें कोई चेंज आ जाए, नहीं तो इनमें हमारी जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है उनमें तो इस 5th पॉइंट, दिस इज वैलिड इन द रियलिटी, इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो 5th पॉइंट हो गया कवर। एक और पॉइंट है वो भी आप मेंशन कर दो देन इट्स बेटर। वो है, उसको मेंशन करने के लिए मुझको कुछ इरेज करना पड़ेगा, तो लेट्स इरेज आवर 5th पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स को रहने देते हैं। लास्ट पॉइंट इज 5th पॉइंट लिख दिया था, 6th पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड, हमारे केस में वो क्या है, वाटर, remains constant। अब इसको भी कई बार इसीलिए स्किप कर देते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वैलिड इन रियलिटी, ये भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ये वाला पॉइंट भी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को आपने अपने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, कांस्टेंट ये आपने अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर की सीधा इस बात पे जिगा जाए कि विस्कोसिटी को आपने कांस्टेंट माना हुआ है, राइट। उसका सीधा ये सोचना, परसेप्शन बनना चाहिए क्योंकि मुझको पूरा सेंटेंस ना पढ़ना पड़े, विस्कोसिटी कांस्टेंट, ओके, फुल मार्क्स। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर कांस्टेंट रहती है। विस्कोसिटी वैसे जनरली आप फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्म पढ़ते हो, पर अगर मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना हो इसका, वो ये होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है कि हम जब सड़क पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, जहां पर भी चलते हैं, फ्रिक्शन लग रही होती है, राइट। फ्रिक्शन हमने पढ़ी है 11th 12th में, फ्रिक्शन लग रही होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर पाते हैं। तो हम जहां भी मूव करें फ्रिक्शन लग रही है। अब क्या हो कि जो मैंने आपको बताया था लेमिनार में कि एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, अब जो ये एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव कर रही है
ये भी तभी मूव कर पा रही है क्योंकि फ्रिक्शन लग पा रही है दोनों के बीच में। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो ये इसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी स्लोली मूव करेगी। फ्रिक्शन कम होगी तो ये थोड़ी तेजी से मूव कर पाएगी। तो जो ये लेयर्स एक दूसरे में, फ्लूइड के पार्टिकल्स और लेयर्स फ्लूइड की एक दूसरे में इंटरनल जो फ्लूइड की रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स मूवमेंट ऑफ लेयर्स, एक दूसरे के साथ लेयर्स मूव करना चाहती हैं पर जो फ्लूइड है वो उसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस डाल रहा है, उसको हम कह रहे हैं विस्कोसिटी। जो फ्रिक्शन हम चलते हैं, जब फ्रिक्शन लगती है, वो ही फ्रिक्शन जब फ्लूइड में इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह सामने आने लग जाए उसको हम विस्कोसिटी कह रहे हैं। विस्कोसिटी और कुछ नहीं, फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट, जो उसकी एक लेयर को विद रिस्पेक्ट टू अदर लेयर मूव करने में दिक्कत पैदा कर रही है। दैट इज इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्रिक्शन ही है और कुछ नहीं। विस्कोसिटी फ्रिक्शन का दूसरा नाम है, पर ये फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस है। पानी के अंदर चले जाओ आप, तब जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट। ये हमने assumptions इन डार्सीज लॉ कवर कर लिए। फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स हैं दोज आर नॉन नेगोशिएबल, वो आपको करने हैं। जो लास्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप छोड़ सकते हो, पर मेंशन कर दो तो आपको एक अपर एज मिल जाएगा, राइट। सो दीज आर assumptions इन डार्सीज लॉ, और इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन के जरिए हमने अपने बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के जरिए, राइट। अगले सेशन में हम मिलेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो दिखने में इतना आसान नहीं होगा। अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस ही लेके आऊंगा मैं। आसान क्वेश्चंस वो आप कर लोगे, आसान क्वेश्चंस आते हैं आईईएस मेंस में, आते हैं आसान क्वेश्चन, वो नहीं आपको कराऊंगा। तो डिफिकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, राइट, वो हम करते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।